हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनीष जादौन, फिजिक्स लेक्चरर, आपका अग्रसेन कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मैं जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जो लेक्चर या बुक्स पढ़ाऊंगा उस बुक्स का नाम है मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी पढ़ाऊंगा। और यांत्रिकी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नाम है जड़त्व तथा अजड़त्व या निर्देश तंत्र। जड़त्वीय फ्रेम या अजड़त्वीय फ्रेम या निर्देश तंत्र। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम की। तो सबसे पहले हमको फ्रेम यानी कि निर्देश तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक निर्देश तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो जैसे कि हम 11th-12th क्लास में जानते हैं कि हम जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे 11th क्लास में भी, एक्स वाई जेड, ये एक निर्देश तंत्र है। हम इसको कार्तीय निर्देशांक बोलते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि निर्देश तंत्र होता क्या है, निर्देश तंत्र की क्या परिभाषा है। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई कण है, एक अपन के पास कोई कण है, या तो अब वो कण की अगर मान लो किसी समय t बराबर मान लो 2 सेकंड पे, किसी t बराबर 0 पर कोई कण यहाँ पे है। मानो कि t बराबर 0 पर ये कण यहाँ पे है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। और t बराबर 2 सेकंड पे कण यहाँ पहुँच गया, t बराबर 3 सेकंड पे कण यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब कण की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन, यानी कि कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो एक तो कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक गतिशील कण। गतिशील कण कौन से होते हैं, वे कण जिनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो सकती है कि माना कि किसी टाइम t बराबर 0 पे कण यहाँ है, t बराबर 2 सेकंड पे भी कण यहाँ है, t बराबर 3 सेकंड पे भी कण यहाँ है। मतलब समय जैसे जैसे पास होता जा रहा है, लेकिन कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि समय के साथ कण की स्थिति क्या है, फिक्स है, यानी कि नियत है। एक स्थिति हो सकती है कि कण की स्थिति नियत है। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं समय के साथ, या तो कण की स्थिति में परिवर्तन होगा या कण की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो जब कण की स्थिति में परिवर्तन होता है तो ऐसे कण को बोलते हैं हम, आप लोग सब जानते हो कि गतिशील कण। गतिशील कण। आप लोग एक काम करना, अपने नोट्स जो मैं पढ़ाऊँगा उसके नोट्स वीडियो को देखते जाना और पेन कॉपी लेके नोट्स बनाने का प्रयास करना। ठीक है, जो मैं बोलूँगा उसके नोट्स कंप्लीट करते जाना। तो एक कण क्या है, कण की स्थिति में परिवर्तन। और मैं आपको PDF फॉर्मेट में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, मतलब वीडियो के अंत में 1-2 दिन बाद जो अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं PDF बना के और आपको सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, तो आप लोग उसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। तो अपन मेन मुद्दे पर आते हैं कि कण की अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको गतिशील कण कहते हैं, और कण की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलते हैं, विराम अवस्था या विराम कण। ठीक है, लेकिन आपने इतना तो समझ लिया, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि ये एक्चुअल में ये गतिशील है कण या विराम कण है, या गतिशील अवस्था है या विराम अवस्था है। ये दोनों क्या होती हैं, ये किसी कण की 2 अवस्थाएं होती हैं, और ये सदैव सापेक्ष अवस्थाएं होती हैं। इस बात को आपको याद करना है कि जो या तो गतिशील अवस्था हो, गतिशील अवस्था, या हम बात करें विराम अवस्था। विराम अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों ही क्या होती हैं, सापेक्ष अवस्था होती हैं। मैं बताऊंगा आपको कि सापेक्ष क्या होता है। सापेक्ष अवस्था यानी कि सापेक्ष होती हैं, एक किसी ना किसी के सापेक्ष होती हैं। ये अवस्था मत लिखो, ये सापेक्ष होती हैं, ऐसे लिखो,
सापेक्ष होती हैं। गतिशील अवस्था की बात करो या विराम अवस्था की बात करो, ये सदैव क्या होती हैं? सापेक्ष होती हैं। अब देखो सापेक्ष क्या है? हो सकता है कि ये गतिशील है। कैसे आपने कैसे मान लिया कि ये गतिशील है? आपने कैसे मान लिया कि ये विराम अवस्था है या विराम है? देखो, माना कि जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, माना आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, ये कोई ट्रेन है और इस ट्रेन, यहाँ आप इसमें बैठे हो, ये कोई इसमें ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है और सामने वाली सीट पे एक और पर्सन बैठा है। समझ रहे हो बात को? एक ट्रेन है ये, इस ट्रेन में दो पर्सन बैठे हैं, एक सामने वाली सीट पर एक पर्सन बैठा है, एक सेकंड सीट पर एक और पर्सन बैठा है। अब ये ट्रेन किसी वेग से चल रही है अभी, तो क्या ये दोनों पर्सन गतिशील हैं? क्या ये दोनों पर्सन विराम हैं? क्या सिचुएशन है आप बताइए? आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे कोई मान लो एक कोई पोल है या ये कोई पोल है, इस पोल को देखें, इस पोल के रेस्पेक्ट में हम देखें ट्रेन जा रही है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है खिड़की से देखता है इस पोल को, तो ये पोल के रेस्पेक्ट में ये गतिशील है, क्योंकि ये पोल तो क्या है? स्थिर है। ये पोल क्या है? ये पोल है स्थिर और ये ट्रेन गति। अगर ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन के साथ जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही होगी उतनी स्पीड से ये पर्सन चल रहा होगा। तो अगर ये पर्सन इस पोल को देखेगा तो ये पर्सन ये पोल के रेस्पेक्ट में क्या है? गतिशील है। यानी कि ट्रेन चल रही है, या तो ट्रेन की बात करो या इस पर्सन की बात करो, तो ये दोनों क्या हैं? इसके रेस्पेक्ट में गतिशील हैं। अगर ट्रेन इसको, अगर ये पोल को देखेगा ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति, तो ये अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो इसको ये पोल इस दिशा में चलता दिखाई देगा, यानी कि विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि ये अगर पर्सन इसी के सामने वाले को देखे, या इसमें मान लो पोल ही एक और पोल, इस ट्रेन के अंदर ही कोई पोल है और उस पोल को, इसमें कोई पर्सन बैठा है उस पोल को ही देख रहा है, तो क्या ये पोल गतिशील है इस पर्सन के लिए? नहीं, क्योंकि जितनी स्पीड से ये चल रहा है इतनी स्पीड से ये भी चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हैं? स्थिर हैं। जबकि अगर ये पोल और ये पोल गतिशील है तो ये हुआ सापेक्ष का नियम, यानी कि कोई भी चीज़ गतिशील है या कोई भी चीज़ स्थिर है, ये डिसाइड होगा किससे? सापेक्षता से। हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम बोलें कि ये कण गतिशील है, तो ये कण गतिशील है किसी अन्य कण के रेस्पेक्ट में, मतलब कि कोई दूसरा कण है वो रेस्ट में है और उस कण से, जैसे मान लो दो फ्रेम है यहाँ पे, एक फ्रेम में एक बंदा बैठा है और दूसरे फ्रेम में एक बंदा बैठा है। अगर इस फ्रेम में कोई बंदा दूसरा बैठा है, अगर वो फ्रेम चल रहा है और ये फ्रेम रेस्ट में दूसरे पहले वाला, तो ये अगर इसको देखेगा तो ये इसको गति करता देखेगा। और मान लो ये दोनों ही गति कर रहे हो, जितनी स्पीड से ये चल रहा है इतनी स्पीड से ये फ्रेम भी चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या लगेंगे एक दूसरे को कि दोनों ही स्थिर हैं। समझ रहे हो बात को? ये सेम टू सेम सिचुएशन है इसकी। तो हम जब भी किसी के गतिशीलता के या किसी के स्थिरता के बारे में बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सापेक्षता की बात करते हैं, यानी कि रिलेटिविटी। जब भी गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था की बात करेंगे तो क्या रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो अब हम हमेशा ट्रेन का या किसी का रेस्पेक्ट तो ले नहीं सकते, तो हमें किसी की मतलब स्थिर सापेक्षता को डिफाइन करने के लिए किसी ना किसी एक ऐसे निकाय की या ऐसे तंत्र की आवश्यकता होगी जो सभी के लिए मान्य हो, और उस तंत्र को ही क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। समझ में आई बात? कि वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष वह निकाय, जैसे मान लो वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गतिशीलता या विराम अवस्था, वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गतिशीलता या विराम अवस्था या स्थिति के बारे में गणना की जाती है, स्थिति के बारे में स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। समझ में आई बात? तो एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूं कि निर्देश तंत्र क्या होता है।
अब धीरे धीरे समझते चलो, हम बात कर रहे हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम बोलेंगे कि वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो लिखो, वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति मतलब कि गतिशील है या विराम है, कि तो स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड। तो ये कौन सा निर्देश तंत्र है? ये भी तो निर्देश तंत्र है। ऐसा अपन बोलते हैं कि कोई कण यहाँ है, मान लो एक कण P है, कोई P कण है जिसका मूल बिंदु से निर्देशांक स्थिति सदिश r वेक्टर है। तो ये अपन ने किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया और जिसके सापेक्ष व्यक्त किया उसको क्या करते हैं? निर्देश तंत्र। तो ये एक्स वाई जेड क्या हो गया? एक निर्देश तंत्र हो गया। समझ में आई बात? तो किसी कण की स्थिति को जिसमें व्यक्त किया जाता है, इस निकाय के थ्रू व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। अब देखो, निर्देश तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। आपने अभी तक 2 प्रकार के, हालांकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, निर्देश तंत्र आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, जब गॉस लॉ पढ़ा होगा आपने। निर्देश तंत्र 3 प्रकार के होते हैं और पहला निर्देश तंत्र का नाम है कार्तीय निर्देशांक या कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसको किस में आते हैं? एक्स, वाई और जेड। जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देशांक। दूसरा है आपका गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आपने किसी गोले के बारे में बात की होगी गॉस लॉ में, तो ये आपने आर थीटा फाई है ना, तो ये किस में आता है? आर थीटा और फाई, वो निर्देश तंत्र जिसमें आर थीटा फाई है। एक्स वाई जेड की जगह क्या आता है? एक्स की जगह आर, वाई की जगह थीटा और जेड की जगह फाई आता है। उसके कौन सा निर्देश तंत्र बोलते हैं? गोलीय निर्देश तंत्र, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड होता है आपका बेलनीय निर्देश तंत्र। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आते हैं आपके आर, फाई और जेड। समझ के बाद एक आता है कार्तीय, एक गोलीय, एक बेलनीय। अब 3 तरीके के निर्देश तंत्र होते हैं। ये ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा निर्देश तंत्र यूज करना है। ये हमारी सहूलियत पर डिपेंड करेगा। हमें अगर जैसे मान लो कोई स्फीयर या गोले के ऊपर किसी विद्युत क्षेत्र निकालना है या किसी गोले की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें कौन सा? गोलीय निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। किसी आपके पास कोई बेलन जैसी ज्योमेट्री है, उसमें अगर किसी फील्ड निकालना है या कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना पड़ेगा? बेलनीय निर्देश, क्योंकि इस सिस्टम में जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। जब आपको किसी नॉर्मल पॉइंट्स के वगैरह हम बात करनी है तो कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो 3 तरीके के निर्देश तंत्र हो गए। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप बताइए
आप लोग सोच कर बताना। ये मैं दो निर्देश तंत्र बनाऊँ कार्तीय में। अब जो अपन को जो इस बुक में मैकेनिक्स में बात करेंगे, मैकेनिक्स में अपन के लिए कौन सा निर्देश तंत्र उपयोगी आएगा? कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जो अपन ईएमटी वाली बुक पढ़ेंगे, ईएमटी में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपके डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, ये तीनों निर्देश तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट ईएमटी की फर्स्ट यूनिट है उसमें सब के बारे में बात की हुई है। इसमें डाइवर्जेंस निकालना है, कर्ल निकालना है, डाइवर्जेंस थ्योरम देखनी है, स्टोक कर्ल थ्योरम देखनी है ना, ये सब कुछ के बारे में बात करनी है, ग्रेडियंट निकालना है, तो ये सब उसमें आएंगे ईएमटी में। और जो अपन की मैकेनिक्स वाली बुक है उसमें चलेगा अपन का कौन सा सिस्टम चलेगा? एक्स वाई जेड। और आप ये बताइए कि आपके पास दो सिस्टम है ये, अगर मैं इसको लिखूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बताइए कौन सा सही है? ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड, बताओ कौन सा सही है? बताओ बताओ। आप सोच रहे होंगे कि ये ही सही है, क्योंकि अपन ने अभी तक यही पढ़ा है कि एक्स वाई जेड, क्या अपन यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? एक्स, ये इसको वाई मान लो, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड। आप सोच रहे होंगे कि यही सही है, ये गलत है। लेकिन भाई लोगों, ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन अपन जो फिजिक्स में ज़्यादातर, या फिजिक्स में या किसी भी फील्ड में बात करते हैं, तो इस वाले को ही यूज करते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। इसको बोलते हैं अपन वामावर्त, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड सिस्टम, वामावर्त या लेफ्ट हैंड सिस्टम, इसको बोलते हैं। इस दिशा में चले, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे? वामावर्त। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड सिस्टम। एक वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त होता है। लेकिन जो अपन फिजिक्स में बात करते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, या कौन से राइट हैंड सिस्टम को यूज करते हैं? हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि हम जो बात करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी निर्देश तंत्र लेते हैं, जो उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं? हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हालांकि होते दोनों हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अपन जो बात प्रायोरिटी देते हैं, किसको देते हैं? दक्षिणावर्त कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि निर्देश तंत्र ये सिस्टम दो तरीके के होते हैं। अब निर्देश तंत्र भी खुद दो प्रकार के होते हैं। अपन ने निर्देश तंत्र की बात की, निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार, ये उसके टाइप हो गए। लेकिन खुद निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। जैसे अपन की टॉपिक, अपन की जो यूनिट है, अपन का चैप्टर है, उस पर नाम दे रखा है जड़त्वीय और अजड़त्वीय। तो हम बात करते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? दो प्रकार। एक है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनर्शियल, चलो लिख लेता है एक बार, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये होते क्या हैं? देखो, आपने पढ़ा होगा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम बोलते हैं उसको, पढ़ा होगा आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। यानी कि कोई वस्तु स्थिर है
तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक उस वस्तु पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो वहीं से, उसी जगह से इस निर्देश तंत्र का जन्म होता है, उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो क्या होता है, एक बार मैं इसको इरेज करके थोड़ी सी जगह बनाता हूँ आपके सामने। देखो, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, मतलब F = 0। जब किसी जड़त्व, क्या होता है जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो वस्तु सदैव स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसका मतलब उस पर कुल बल कितना है? 0। बल को क्या लिखते हैं हम? ma, F बराबर ma = 0। अब कोई कण है या वस्तु है, उसका वस्तु का m 0 हो सकता है क्या? द्रव्यमान तो होगा ही होगा उसके अंदर, यानी कि m ≠ 0। m ≠ 0 क्योंकि कोई ना कोई वस्तु होगी तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। इसका मतलब m 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं है तो इसका मतलब a को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब a = 0। एक बात, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि a को क्या लिख सकते हैं हम? a क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण, यानी कि dv/dt। dv/dt यही तो होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण, dv/dt, यानी कि dv/dt = 0। अब ये 0 कब आ सकता है? जब v क्या हो? नियत हो। देखो कैसे, अगर मान लो v का मान नियत है, कांस्टेंट है, कोई मान है v का, वेग है ये, v का कोई मान है, तो अगर नियत है तो कांस्टेंट का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब v क्या होता है? जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो यहाँ पे जो चीज़ होती है वो क्या होती है? सदैव नियत होती है। जैसे मान लो इस तरीके से लिख रहा हो dr/dt = 0, यानी कि r बराबर नियत। इसे निकालते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे वेग क्या है? नियत। तो यहाँ से अपन की डेफिनेशन बन गई किसकी? जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, कि ऐसा निर्देश तंत्र, ध्यान देना, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कुल बल 0 हो। 3 परिभाषा है। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कुल बल 0 हो। दूसरी बात, जिसमें कुल त्वरण, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल त्वरण 0 हो, क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई कण किसी नियत वेग से गति करे, उसे क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है बात? तो आपको ये बात याद रखनी है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की 3 डेफिनेशन हो गई कि अगर बाह्य बल 0 है, अगर उस पर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि त्वरण 0 है, या उसका वेग नियत है, तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसकी ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत या अपोजिट डेफिनेशन जो है वो क्या है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। देखो क्या, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो क्या, ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कुल बल 0 है, बाह्य बल यानी कि कुल बाह्य बल F बाह्य 0 है, कुल बाह्य बल क्या है? 0 है, परंतु एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 0 नहीं है, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू 0। कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण का कुल त्वरण 0 नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दोबारा सुनो, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कुल त्वरण 0 नहीं होता,
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे ये आता कहाँ से, जैसे एग्जाम्पल देखो, जो अर्थ है अपन की, अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है, इस पर अर्थ पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, लेकिन रोटेशन की वजह से इस पर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन, यानी कि कुल बाह्य बल अर्थ तो कोई बाह्य बल नहीं है, एफ वाई 0 है, लेकिन रोटेट कर रही है, घूम रही है, घूमने की वजह से उस पर एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो। तो जो अर्थ है तो क्या है, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। परंतु ध्यान दो, अर्थ एक अजड़त्वीय यानी कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। पृथ्वी क्या है, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, परंतु इसका जो घूर्णन वेग है वो क्या है, v इज बहुत कम है। v क्या है, v इज वेरी वेरी लेस देन। तो क्या है, v बहुत कम है, उस कम होने की वजह से v का मान अत्यंत कम है, v का मान अत्यंत कम है, इसीलिए जो अर्थ को हम क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। हालांकि अर्थ क्या है, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, परंतु इसका जो घूर्णन वेग है वो क्या है, बहुत कम है, इसलिए अर्थ को एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।